जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान। और मेस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट 2 में आज हम वापस शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम ओवेरियन साइकिल पढ़ चुके हैं, तो आओ स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था कि इच मंथ यूट्रस और ओवेरी में होने वाले चेंजेस को हम क्या बोल रहे थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, द साइक्लिक चेंजेस इन ओवेरी एंड यूट्रस। तो दो तरीके के आपके चेंजेस हो रहे थे। पहला हो रहा था इन ओवेरी, जिसको हमने बोल दिया था ओवेरियन साइकिल, और दूसरा हो रहा था यूट्रस में, जिसको हमने बोल दिया था यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल। अगर आप सीधा पार्ट 2 देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 में आइए ताकि आपको समझ में आए। ओके, ओवेरियन साइकिल हम पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? यूटेराइन साइकिल। ठीक है, तो यूटेराइन साइकिल को समझिएगा। द साइक्लिक चेंजेस, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, द साइक्लिक चेंजेस इन द endometrium of uterus due to ovarian hormone। द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। अच्छा, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक तरीके कैसा चेंज है? साइक्लिक, मतलब हर मंथ वाइज मंथ इसमें चेंजेस होते रहता है। साइकिल है ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, वापस एक, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, नाउ कहाँ पे चेंज हो रहा है? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अच्छा, आप मेरे यूट्रस वाले लेक्चर में ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ पे यूट्रस की 3 लेयर बताई थी, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। आउटर मोस्ट था पेरीमेट्रियम, मिडल था मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट था क्या? एंडोमेट्रियम। तो यूटेराइन में चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं? एंडोमेट्रियम लेयर में, है ना। और किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू द ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन साइकिल में कुछ हार्मोन निकल रहे थे, जैसे एस्ट्रोजन निकल रहा था, आपका प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था। उस ओवेरियन हार्मोन की वजह से किस में चेंजेस हो रहे हैं? यूट्रस में। दैट्स वाई कॉल्ड द यूटेराइन साइकिल। चूंकि चेंजेस यहाँ पे एंडोमेट्रियम में हो रहे हैं, इसीलिए यूटेराइन साइकिल को एंडोमेट्रियल साइकिल भी कहते हैं। एंडोमेट्रियल साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चेंजेस कहाँ पे हो रहा है? एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। थोड़ा सा मैं क्या चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस होगा, वो एंडोमेट्रियम में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपको दिस यूट्रस थोड़ा सा समझाना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर थी पेरीमेट्रियम, मिडल वाली थी मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी कौन सी है? इनर मोस्ट दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। देखो भाई, चेंजेस न तो मायोमेट्रियम में होता है, नहीं किस में हो रहा है? पेरीमेट्रियम में। चेंजेस कहाँ पे होता है? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में आपको याद होगा यूट्रस के लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर होती है? आइदर 2 या 3। तो जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज जोना बेसालिस, आपको यूट्रस वाले लेक्चर में देखना चाहिए, या उसी में मैंने बताया था स्ट्रेटम बेसालिस, दोनों इसी के नाम है, स्ट्रेटम बेसालिस। ये जो लेयर होती है वो बिल्कुल, ये आप इधर देखेंगे, बिल्कुल मायोमेट्रियम के चिपक के होती है, बिल्कुल मायोमेट्रियम के एडेशन में होती है, और यहीं से वापस क्या होता है? रीजनरेशन। इसीलिए हमने क्या बोला था? रीजनरेटिव लेयर। पॉइंट टू बी नोटेड, इस लेयर में कोई चेंजेस नहीं होता है। जिस लेयर में चेंजेस होता है वो होता है आपका जोना कॉम्पैक्टा। जोना कॉम्पैक्टा और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। ये वाली आप इसको देख पा रहे होंगे। इस एंडोमेट्रियम लेयर में चेंजेस होता है हर महीने।
हर महीने चेंजेस किस में होता है? जोना कॉम्पैक्टा में। हर महीने इसी लेयर का क्या होता है? शेड होना, इसी लेयर का शेडिंग होता है, यही लेयर आपकी बाहर निकलती है। बाकी इस लेयर से वापस जोना कॉम्पैक्टा बनती है, ये वापस निकलती है। ये साइक्लिक चेंजेस हर महीने चलते रहते हैं। तो आओ चर्चा करें। अब हम चलते हैं यूटेराइन साइकिल में, है ना। लेट्स डिस्कस। इसको रब कर ओके अच्छा, जोना बेसालिस को बेसल जोन भी बोलते हैं, जोना कॉम्पैक्टा को फंक्शनल लेयर भी या फंक्शनल जोन भी कहते हैं। इसको रब करते हैं पूरा। चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूटेराइन साइकिल। क्या डिस्कस करेंगे? यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल को हम 3 फेज में बांटते हैं। सबसे पहली फेज दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। सेकंड दैट इज योर प्रोलिफरेटिव फेज, और थर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज योर सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, है ना। अगर मैं यहीं पे थोड़ा डे का डिसाइड कर लूँ, डे का मैं आपको बता दूँ, तो ये तो होती है आपकी 1 से लेके 4 डे, 1 से लेके 4 डेज होती है, ठीक है। 5 से ये प्रोलिफरेटिव होती है, 5 से लेके 14 डे तक, और ये जो होती है वो होती है 16 से लेके 28 दिन तक, ठीक है। तो ये बहुत बार डेज के पे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन तक चलती है, आपकी सिक्रेटरी फेज कितने दिन तक चलती है। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर लेता हूं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। अच्छा, इसका समय कितना है? 1 से लेके 4 दिन। इसी फेज का दूसरा नाम किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, दैट इज योर ब्लीडिंग फेज, हाँ या ना। अब इसको समझते हैं क्या होता है इस फेज में। अब इस फेज में समझिएगा कि ओवेरियन साइकिल में, सपोज करो उधर ओवेरियन साइकिल जो चल रही थी, उधर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट इज द फर्टिलाइजेशन क्या रहा? अब्सेंट। चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं रहा तो आपका जो कार्पस लूटियम है, जो कार्पस लूटियम बॉडी बन रही थी, येलो बॉडी, उसका डीजनरेशन होगा, डीजनरेशन ऑफ कार्पस लूटियम। अब अच्छा, इसको इससे पहले आपको पार्ट 1 पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। कार्पस लूटियम 4 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन उसमें जो सबसे मेन करता है वो क्या करता था? आपका प्रोजेस्टेरोन। मेन हार्मोन जो रिलीज कर रहा था उसका नाम क्या था? प्रोजेस्टेरोन। ओके, अब चूंकि कार्पस लूटियम आपका डिजेनरेट हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, हाँ या ना। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ तो जोना कॉम्पैक्टा, जो मैंने अभी आपको लेयर बताई थी, उसका क्या होने लग जाएगा? शेडिंग ऑफ कॉम्पैक्टम लेयर, शेडिंग ऑफ कॉम्पैक्टम लेयर, जिसके साथ कॉम्पैक्टम लेयर, और इसकी वजह से क्या होगा? जो भी ब्लड इसके साथ जो भी ब्लड वेसल्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू, वो टूट टूट के क्या आने लगेंगे? बाहर आने लगेंगे, और आपको यहां आप देख सकते हो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। क्योंकि ब्लड लॉस होता है यहाँ पे, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज,
हाँ या ना? अच्छा, कितना ब्लड लॉस होता है ऑन एन एवरेज? दैट इज 50 से 60 ml। और अगर एवरेज पूछा जाए, देखो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कितना एवरेज, तो दैट इज आपका एवरेज है, वो है आपका 35 ml। हाँ या ना? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि हर मेंसेस में कितना आयरन लॉस होता है? तो होता है क्या, इच मेंसेस में 13 mg आयरन लॉस होता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको समझना होगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना आयरन लॉस्ट होता है, 13 mg। ठीक है, दिस इज हाउ इज योर मेंस्ट्रुअल फेज। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने दिन का होता है? तो 1 से लेके 4 दिन का। किस हार्मोन के कमी के कारण होता है? दैट इज डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, शेडिंग ऑफ कौन सी लेयर? दैट इज अ कॉम्पैक्टम लेयर। कितना ब्लड लॉस होता है? 50 से लेके 60 ml। एवरेज कितना होता है? 35 ml। ठीक है, दिस इज समहाउ योर मेंस्ट्रुअल फेज। आओ चर्चा करें अब प्रोलिफरेटिव फेज। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कितने दिन का होता है, तो आप समझ सकते हैं 5 से लेके 14 दिनों तक ये साइकिल चलती है। पहला क्वेश्चन, हाँ या ना? अब समझते हैं क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब हो रहा है, देखो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो रहा है, किसी न किसी की थिकनेस बढ़ रही है। और यहाँ पे किसकी थिकनेस बढ़ रही है? एंडोमेट्रियम की। तो देयर इज अ एक्टिव proliferation of endometrium layer। अच्छा, अब आपको बताना तो नहीं पड़ेगा कौन सी एंडोमेट्रियम की लेयर, जोना कॉम्पैक्टा। हाँ या ना? दैट इज एक्टिव प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब एंडोमेट्रियम की थिकनेस का बढ़ना। हाँ या ना? अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी थिकनेस बढ़ती है। देखो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी मेंस्ट्रुअल फेज चली गई तो जोना कॉम्पैक्टा शेड ऑफ हो गई, तो जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मे बी लास्ट रह जाएगी 1 mm। तो इस फेज में वापस थिकनेस क्या होती है? बढ़ने लगती है। और वो थिकनेस कितनी बढ़ती है? 1 से लेके 4 mm तक। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस बढ़ती है वो बढ़ती है 1 से लेके 4 mm तक। ये आपका क्वेश्चन है। हाँ या ना? चलो बढ़ता हूं मैं आगे। कौन से हार्मोन की वजह से प्रोलिफरेटिव फेज होती है? तो आपका आंसर जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। आप ऐसे समझिए कि ये थिकनेस किस हार्मोन की वजह से बढ़ती है? तो किस हार्मोन की वजह से बढ़ती है? एस्ट्रोजन की वजह से। हाँ या ना? ये एस्ट्रोजन आया कहाँ से? आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था कि क्वेश्चन ये एस्ट्रोजन आया कहाँ से। तो आपको याद होगा ओवेरी में, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका यूट्रस, दिस अ लवली, ये है आपकी ओवेरी। हाँ या ना? ओवेरी में इस टाइम आपको याद होगा कि कौन सी साइकिल चलती है? फॉलिकुलर फेज। हाँ या ना? 1 से लेके 14 दिनों तक ये आपकी ओवेरी में चल रही है। हाँ या ना? तो या ये फॉलिकल्स करती क्या है? मेनली क्या रिलीज करती है? एस्ट्रोजन। यही एस्ट्रोजन ओवेरी से होते हुए कहां पे जाता है? यूट्रस में। और यूट्रस में क्या करता है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। हाँ या ना? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रोलिफरेटिव, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग में देखिएगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि भाई जब फॉलिकुलर फेज चलेगी ओवेरी में तो साइमल्टेनियसली कौन सी फेज चलेगी? यूट्रस में, प्रोलिफरेटिव। तो साइमल्टेनियसली यूट्रस में कौन सी फेज, सॉरी ओवेरी में कौन सी फेज चलेगी? यस, फॉलिकुलर फेज। देखो कितनी चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाँ या ना?
फिर से समझा रहा हूं, व्हाट इज अ प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब यह है कि एक्टिव प्रोलिफरेशन, एक्टिव थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर, कितनी थिकनेस बढ़ती है, तो आंसर क्या जाएगा 1 से लेके 4 mm। थिकनेस कौन से हार्मोन की वजह से बढ़ती है, तो कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आया कहां से, एस्ट्रोजन आपकी आया फॉलिकुलर फेज में, जो फॉलिकल बन रही थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, वहीं से तो आपका एस्ट्रोजन आ रहा था, वहीं से एस्ट्रोजन आके यूट्रस में जाता है और यूट्रस की थिकनेस को बढ़ाता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म कौन सी होती है एस्ट्रोजन की, तो वो क्या करता है, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। एंडोमेट्रियम की जो सेल है उनके नंबर को क्या करता है, बढ़ा जाता है, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ग्लैंड पे करता है। ग्लैंड जो होती है वो ट्यूबुलर हो जाती है, ग्लैंड बिकम ट्यूबुलर। इस मैकेनिज्म की वजह से आपके यूट्रस में क्या होता है, प्रोलिफरेशन, और इस फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। साइमल्टेनियसली ओवरी में कौन सी फेज चल रही है, फॉलिकुलर फेज। दिस इज हाउ योर प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिनों की होती है, 5 से लेके 14। बढ़ता हूं उसकी तीसरी फेज में, दैट इज योर सेक्रेटरी फेज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्रेटरी फेज। हाँ या ना दोस्तों, आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा अगर मैं कुछ भी हेल्प आउट कर पा रहा हूँ, है ना, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ सेक्रेटरी फेज, और जो लोग शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज को दूसरा नाम है उसका, दैट इज योर प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, वो भी मैं बताऊंगा। कितने दिन तक चलती है, तो ये चलती है आपकी 15 से लेके 28, 16 से 28, 15 से 28 डे, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ चला गया, सेक्रेटरी फेज कितने दिन की होती है, 15 से लेके 28 दिन। दूसरा नाम क्या है, प्रिपरेटरी फेज। कोई बुक आपको प्री गेस्टेशनल फेज भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इस फेज को समझने से पहले आपको वापस ओवेरियन साइकिल में थोड़ा सा ले चलता हूं मैं। यह है आपकी ओवेरी, ये है आपका यूट्रस। अच्छा, अभी ओवेरी में 15 दिन के बाद कौन सी साइकिल चल रही थी आपकी, कार्पस ल्यूटियल फेज चल रही थी। कौन सी फेज चल रही थी, ल्यूटियल फेज। और ये जो स्ट्रक्चर बनी थी 14 दिन के बाद 15वें दिन, इसको हमने क्या बोला था, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन रिलीज करता था, 4। सबसे मेनली क्या करता था, प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या करता था, एस्ट्रोजन। आप क्लास 1 में मेस्ट्रुअल साइकिल के क्लास पार्ट 1 में ज़रूर देख लीजिएगा। रिलैक्सिन और इनिबिन ए, इनिबिन, ये 4 हार्मोन रिलीज करा था कार्पस ल्यूटियम। अब समझना, क्योंकि एस्ट्रोजन का जैसे मैंने बताया ये क्या करता है, प्रोलिफरेशन का काम करता है। तो पहली चीज़ क्या होगी यहाँ पे, फर्दर प्रोलिफरेशन और एंडोमेट्रियम बढ़ेगी, उसकी थिकनेस बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। पहली चीज, ये कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है, आपके एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है। और थिकनेस यहां पे कितनी बढ़ती है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस 5 से 8 mm तक इसकी थिकनेस बढ़ती है, हाँ या ना। नाउ लेकिन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेन इस फेज में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। जो मेन हार्मोन जिसकी वजह से इसका नाम सेक्रेटरी पड़ा है, जिसकी वजह से इसका प्रिपरेटरी पड़ा है, वो हार्मोन कौन सा है आपका, प्रोजेस्टेरॉन। कैसे, देखो ये प्रोजेस्टेरॉन ओवेरी से कहां पे आता है, यूट्रस में। और यूट्रस में आके क्या कराता है, ये फ्लूइड का सिक्रीशन करवाता है। इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन टिश्यू स्ट्रोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, टिश्यू स्ट्रोमा ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू स्ट्रोमा है वहां पे जाके फ्लूइड का क्या कराता है, सिक्रीशन कराता है। फ्लूइड के सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, वहां पे ग्लाइकोजन एंड लिपिड एक्यूमुलेट होने लगेंगे उस वहां के सरफेस में, ग्लाइकोजन एंड लिपिड एक्यूमुलेशन होने लगेगा।
द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको समझनी है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन ओवेरी में कार्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया, पॉइंट टू बी नोटेड। इसकी वजह से फ्लूइड का सिक्रेशन कहाँ बढ़ा? आपके एंडोमेट्रियम में। यहाँ पे एंडोमेट्रियम में फ्लूइड का सिक्रेशन बढ़ा, टिश्यू स्ट्रोमा में। इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लाइकोजन और लिपिड एक्यूमुलेशन होने लग गए, हाँ या ना? अच्छा, इसको बोलते हैं डेसिडुअल रिएक्शन, इसको भी डेसिडुअल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? आपके डेसिडुआ में। नाउ सिक्रेशन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से उसका क्या नाम दिया? सिक्रेटरी फेज, हाँ या ना? कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाँ या ना? ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे प्रेगनेंसी जो इम्प्लांटेशन होने वाला है, जहाँ आपका जाइगोट स्पर्म और सेकेंडरी साइड मिल गए हैं, जाइगोट बन गया है, उसको इम्प्लांट करने के लिए ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि वहाँ से कहीं बाहर ना निकले। तो उसको पूरा मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस किया जा रहा है। मतलब क्या किया जा रही है, सॉरी क्या किया जा रहा है? प्रिपरेशन की जा रही है इम्प्लांटेशन के लिए, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? प्रिपरेटिव फेज, हाँ या ना? नाउ अब आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कि भाई कितने दिन की होती है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, कितने mm बढ़ती है, तीसरा क्वेश्चन। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? तो कौन से होता है? प्रोजेस्टेरॉन के। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यूएसजी करो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है, यूएसजी करो डे 20 पे अगर आप एंडोमेट्रियम को देखो तो जो अपीयरेंस मिलता है वो मिलता है कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, हाँ या ना? द वेरी वेरी, या किसी किसी बुकों में आप इस फेज में देखेंगे जो एंडोमेट्रियम का जो शेप रहता है वो रहता है सॉ-टूथ अपीयरेंस, सॉ-टूथ अपीयरेंस। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हाँ या ना? एक बार आप अच्छे से इसको समझिए, पसीना बहुत हो रहा है यार, इसको समझिए कि भाई हो क्या रहा है, हाँ या ना? देखो भाई, सिक्रेटरी फेज में क्या हुआ कि इस टाइम ओवेरियन में कौन सी साइकिल चल रही है? ल्यूटियल फेज, हाँ या ना? तो जिसमें आपका क्या बन रहा है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है? 4 हार्मोन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन एंड इनिबिन ए। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा? थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। वो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन क्या करता है? फर्दर प्रोलिफरेशन कराता है, किसका? एंडोमेट्रियम का। कितना करवाता है? 5 से लेके 8 mm, हाँ या ना? ये एस्ट्रोजन का काम हो गया। लेकिन मेन जो इसमें हार्मोन काम में आता है वो कौन सा आता है, या जो फेज इसकी वजह से होती है, दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? आपके फ्लूइड का सिक्रेशन कहां कराता है? टिश्यू स्ट्रोमा में। इसकी वजह से वहां पे ग्लाइकोजन और लिपिड वहां पे जमा होने लगते हैं। इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डेसिडुअल रिएक्शन। चूंकि यहां पे सिक्रेशन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इसको सिक्रेटरी फेज दिया, और ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी वजह से अच्छे से इंप्लांटेशन हो जाएगा जाइगोट का। तो इसके आपने जाइगोट के इंप्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन की, दैट्स व्हाई इट इज योर प्रिपरेटिव फेज। और डे 20 में अगर आप इसके एंडोमेट्रियम का अपीयरेंस देखो तो कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस मिलता है और सॉ-टूथ अपीयरेंस मिलता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई सिक्रेटरी फेज में कौन सा अपीयरेंस मिलता है एंडोमेट्रियम का? तो इधर आपको कॉर्क स्क्रू दे दे या सॉ-टूथ अपीयरेंस, हाँ या ना? ये समहाउ अपनी ये तीनों फेज खत्म हुई कहाँ की? यूटेराइन साइकिल की। अब मैं आपको थोड़ा सा ये सभी हार्मोन के बारे में बताना चाह रहा हूं, या इससे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको और समझाना चाह रहा हूं। पहले इसको रब करता हूं। तो डायग्राम देखते हैं अपन, ये अच्छे से मिट नहीं पा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। चलो, अगर मैं यूटेराइन साइकिल का एक डायग्राम इधर बना रहा हूँ, है ना, इसके बाद मैं कंप्लीट डायग्राम यहाँ बनाऊंगा। इधर आप देखिएगा ये गोला है, हाँ या ना? दिस सेंटर, ओके। इतनी फेज हो गई आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, 1 से लेके 4 दिन तक, हाँ या ना? इसके बाद ये वाली फेज हो गई आपकी कौन सी? प्रोलिफरेटिव फेज। इसी में लिख देता हूं, प्रोलिफरेटिव फेज। कितने दिन के लिए? 5 से लेके 14 दिन के लिए। और ये फेज कौन सी हो गई? दैट इज योर सिक्रेटरी फेज
जो होगी आपकी 15 से लेके 28 दिन तक। इस डायग्राम से भी आप समझ पाएंगे कि क्या है मेंस्ट्रुअल फेज। चलो मैं एक और कॉमन सा डायग्राम बना लेता हूं, लेट्स सी। समझिए, पहला दिन, चौथा दिन। ओके, फर्स्ट चौथे दिन में आपकी एंडोमेट्रियम क्या होती है, शट ऑफ होती है ना। तो इससे नहीं, अपन मार्किंग करते हैं इस वाले मार्कर से। तो फर्स्ट 1 से 4 दिन यहाँ पे क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई, जोना कॉम्पैक्टा शेड ऑफ हुई। तो इस वाली फेज को हमने क्या बोल दिया, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। नाउ 5वें दिन से लेके वापस एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होने लगी। 5वें दिन से लेके वापस आपकी कब तक, 14वें दिन तक आपके एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होने लगी, हाँ या ना। कितनी mm, 1 से लेके 4 mm। तो इसको हमने क्या बोल दिया, प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साइमल्टेनियसली कौन सी फेज चल रही थी, फॉलिकुलर फेज। कहां पे, ओवेरी में। ये आपके यूट्रस में हो रहा है, हाँ या ना। और ये आपकी कहां पे हो रही है, ओवेरी में, जिसको हमने क्या बोला था, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। ओके, हम आ गए अब 14वें दिन पर। 14वें दिन पे क्या होता है, ओवुलेशन। तो यहां पे लिख देते हैं ओवुलेशन। इस डायग्राम से आप पूरी साइकिल को अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके बाद आपकी कौन सी फेज आती है, और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हुई, हाँ या ना। तो यूट्रस में तब 14 से लेके 28 दिन तक कौन सी फेज चलती है, सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज। और ओवेरी में कौन सी फेज चलती है, ल्यूटियल फेज। ओवेरी में कौन सी फेज चलती है, ल्यूटियल फेज। दोस्तों, आप इस डायग्राम से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेज कब चल रही है और कौन सी फेज कहाँ पे होती है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो भाई, सिंपल सी चीज़ वापस समझा रहा हूँ। 1 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल शेड ऑफ हुआ, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जिसको हमने क्या बोल दिया, मेंस्ट्रुअल फेज। 5वें दिन से वापस एंडोमेट्रियम ग्रोथ करने लगती है, तो जिसको हमने क्या बोल दिया, प्रोलिफरेटिव फेज। 5 से लेके 14 दिन के लिए, हाँ या ना। अच्छा, इधर पूरे टाइम पे क्या हो रहा है, 1 से लेके 14 दिन में फॉलिकल मैच्योर हो रही है, तो कौन सी फेज चली ओवेरी में, फॉलिकुलर फेज। अब 14वें दिन आपका क्या हो गया, ओवुलेशन। तो 14वें दिन के बाद, ओवुलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम बना। कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद हमने ओवेरी में कार्पस ल्यूटियम बना, उसको क्या बोल दिया, ल्यूटियल फेज। और कार्पस ल्यूटियम की वजह से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वो हार्मोन चेंजेस कहाँ पे लाते हैं, यूट्रस में। यूट्रस में सिक्रेटरी चेंजेस लाते हैं। तो सिक्रेटरी फेज 15 से लेकर 28 में कहाँ पे चली, यूट्रस में। अगर आप इस डायग्राम को समझ पाए तो आप कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लेंगे, हाँ या ना। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर प्लीज़ आप हार्मोनल वैल्यूज़ और हार्मोन कब क्या चेंज हो रहे हैं वो बता देना। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि 4 हार्मोन जो उसमें मेन है, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो कैसे काम करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला हार्मोन जो है आपका FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH, हाँ या ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। FSH कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये समझो आप। इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से। और कौन सी सेल रिलीज करती है, तो करती है आपकी गोनेडोट्रोपिन सेल। गोनेडोट्रोपिन सेल इसका रिलीज करती है, हाँ या ना। इसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, FSH के रिसेप्टर इन फीमेल में आपके होते हैं ग्रेनुलोसा सेल पर। फीमेल में ग्रेनुलोसा सेल पर रिसेप्टर होते हैं।
रिसेप्टर होता है, जबकि मेल में, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मेल में होते हैं कहाँ पे, सर्टोली सेल पे रिसेप्टर होते हैं, हाँ या ना। अगर मैं इसका ट्रिगर फैक्टर, मतलब किस वजह से ये रिलीज होता है, अगर मैं ट्रिगर फैक्टर की बात करूं तो ट्रिगर फैक्टर इसका है GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से GnRH आता है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, गोनेडोट्रोपिन सेल पे काम करता है, और क्या रिलीज कराता है, FSH, है ना। कहाँ पे जाके काम करता है, टारगेट ऑर्गन की मैं बात करूं, टारगेट ऑर्गन की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे जाके काम करेगा, ओवेरी, और ओवेरी में भी कहाँ पे, फॉलिकल को, फॉलिकल में, हाँ या ना। फॉलिकल को प्रोलिफरेट करने का काम करता है, फॉलिकल को डेवलपमेंट और मैच्योर कराने का काम करता है, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं इसके फंक्शन बोलूँ, अगर टारगेट ऑर्गन की बात होगी, अगर मैं इसके फंक्शंस बोलूँ तो इसका फंक्शन जैसा मैंने पहले बता दिया कि फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम कर रहा, मतलब गैमेटोजेनेसिस कराता है, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, और अगर मेल में बात करूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। अच्छा, ये फॉलिकल जैसे मैच्योर हो रही थी तो फॉलिकल क्या रिलीज कर रही थी, एस्ट्रोजन, तो ये भी काम किसका हो जाता है आपका, FSH, टू रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन। ये इसका कंप्लीट आपका थोड़ा सा FSH के बारे में, हाँ या ना। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन सेल से रिलीज होता है, फीमेल में इसके रिसेप्टर कहाँ पे होता है, ग्रेनुलोसा सेल पे, मेल में सर्टोली सेल पे रिसेप्टर होता है, ट्रिगर फैक्टर इसका GnRH है, टारगेट ऑर्गन कहाँ पे है, ओवेरी में, फॉलिकल पे जाके काम करता है, और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस या oogenesis, बेटर वर्ड होगा oogenesis इन फीमेल, है ना, और स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, है ना। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज LH। अच्छा, इसका मैं मैक्सिमम लेवल बताऊं, कौन से दिन पे इसका मैक्सिमम लेवल होता है, एक बार मैं यहीं पे लिख देता हूं। FSH का मैक्सिमम लेवल कब होता है, या तो 12 से 24 घंटे पहले, बिफोर ओवुलेशन, हाँ या ना, 12 से 24 घंटे पहले, बिफोर द ओवुलेशन इसका मैक्सिमम लेवल होता है। या आप देख सकते हो एट द टाइम ऑफ, अगर कभी एग्जाम में दूसरा आ जाए तो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, हाँ या ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द हार्मोन सेकंड जो है, दैट इज द LH। LH का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, किसी में इसको ल्यूट्रोपिन भी बोलते हैं, ल्यूट्रोपिन भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द ल्यूट्रोपिन, हाँ या ना। इसका ओरिजिन की मैं बात करूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात कर रहा हूं तो ये भी कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, हाँ या ना। कौन सी सेल, सेम गोनेडोट्रोपिन सेल्स, गोनेडोट्रोपिन सेल। नाउ ट्रिगर फैक्टर, कौन इसका ट्रिगर करता है, तो वही आपका GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से GnRH, देन वर्क किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने कहाँ क्या रिलीज किया, LH हार्मोन। टारगेट ऑर्गन की मैं बात करूं, कहाँ पे जाके काम करता है, तो सेम ये भी कहाँ पे जाके काम करता है आपका, ओवेरी में। और ओवेरी में क्या कराता है, कार्पस लूटियम, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को पंचर करता है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, वहां पे जाके ये काम करता है, उसका टारगेट ऑर्गन। नाउ अब हम समझते हैं इसका फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है इसका। पहला, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ओवुलेशन, है ना। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है आपका, LH, है या ना, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज, LH सर्ज, है या ना। ओके, ग्राफियन फॉलिकल पे काम किया और क्या बनाया, कार्पस लूटियम बना। तो कार्पस लूटियम को, नॉन प्रेगनेंसी में कार्पस लूटियम को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, LH, टू मेंटेन कॉर्पस लूटियम इन नॉन
प्रेगनेंसी में आपको याद है ना, मैंने बताया था बीटा एचसीजी मेंटेन करता है कार्पस लूटियम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, हाँ या ना। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कार्पस लूटियम को मेंटेन करता है। कार्पस लूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन, मतलब प्रोजेस्टेरोन, इन चारों हार्मोन के रिलीज करने का जिम्मा भी कौन लेता है? एलएच। तो मैं एक ही लिख देता हूं, टू रिलीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू रिलीज प्रोजेस्टेरोन, हाँ या ना। अगर इसके मैं मैक्सिमम लेवल की बात करूं, इसका मैक्सिमम लेवल कब होता है? मैक्सिमम लेवल की अगर मैं बात करूं तो 10 से लेके 12 घंटे पहले, बिफोर ओवुलेशन, इसका मैक्सिमम लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज या एलएच पिक, हाँ या ना। दिस इज हाउ योर एलएच हार्मोन, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोजन। तीसरा जो हार्मोन है दैट इज योर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है इसका ओरिजिन? आपका हो रहा है ओवेरी से। ओवेरी में भी कौन कर रहा है इसका ओरिजिन? कौन बनाता है इसको? तो बनाता कौन है? आपका फॉलिकल, हाँ या ना। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये इसका ट्रिगर फैक्टर कौन सा है, मतलब किसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज होता है? तो भाई उधर से एफएसएच आता है, एफएसएच फॉलिकल पे काम करता है, फॉलिकल बड़ी होती है और क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। तो इसका जो ट्रिगर फैक्टर हो गया वो कौन सा हो गया? आपका एफएसएच, ठीक है। एस्ट्रोजन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है? कहां पे जाके काम करता है? टारगेट ऑर्गन कहां पे है? ये एस्ट्रोजन कहां पे जाता है? आपको ध्यान हो, यूट्रस में, है ना। यूट्रस में कहां पे जाता है? एंडोमेट्रियम पे। और एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करने का, थिकनेस बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? एस्ट्रोजन, हाँ या ना। अगर मैं इसका फंक्शंस की बात कर लूं, अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो पहला फंक्शंस क्या हो गया आपका? एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाना, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करना, द वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? ये सर्वाइकल म्यूकस का विस्कोसिटी कम करता है। सर्वाइकल जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी क्या करता है? कम करता है। विस्कोसिटी कम करने से होगा क्या? ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो होगा क्या कि भाई जैसे सर्विक्स का म्यूकस थोड़ा विस्कोसिटी कम हुई तो वहां से स्पर्म आराम से पेनिट्रेट कर पाएगा। ये आपको नया लग सकता है, स्पर्म आराम से पेनिट्रेट कर सकता है। अगर स्पर्म पेनिट्रेट आराम से कर सकता है तो फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाएगा। ये भी काम कौन करता है? आपका एस्ट्रोजन। मैं यहीं पे दिखा रहा हूं। इसका मैक्सिमम लेवल कब होता है? 12वें दिन पर, एट 12 डे इसका मैक्सिमम लेवल होता है। अगर मैं यूं कहूं कि 24 से लेके 36 घंटे बिफोर द ओवुलेशन इसका क्या होता है? मैक्सिमम लेवल, हाँ या ना। ओके, मैं एस्ट्रोजन के लिए यहाँ पे पहले से लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एस्ट्रोजन आपके 2 टाइप का हो सकता है, नेचुरल और सिंथेटिक, हाँ या ना। नेचुरल आपके 3 टाइप का होता है। पहला होता है एस्ट्रोडियल, दैट इज E2, एस्टिरॉन E1, एस्ट्रियोल E3, हाँ या ना। E2 इज अ एस्ट्रोडियोल जो मोस्ट पोटेंट और सबसे ज़्यादा एक्टिव एस्ट्रोजन है। यही एस्ट्रोजन है जो फीमेल में फैट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यही एस्ट्रोजन है जो फीमेल के जॉइंट्स को हेल्दी रखने का काम करता है। कौन? ये। तभी तो मेनोपॉज के बाद ये कम हो जाता है और फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है, हाँ या ना। E1 दैट इज एस्टिरॉन जो कि मिलता कहाँ है आपको? पोस्ट मेनोपोजल वुमन, मेस्ट्रुअल साइकिल सीजेस होने के बाद जो आपको मिलता है वो कौन सा मिलता है? एस्टिरॉन। एस्ट्राडियोल जो आपका एस्ट्रोल दैट इज E3 जो कौन प्रोड्यूस करता है? आपका प्लेसेंटा। सिंथेटिक में भी आपके 2 है, स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉइड्स में इथाइनिल एस्ट्राडियोल और डाइएथाइल 5 हाइबेस्ट्रॉल दैट इज DES, वो होता है आपका नॉन स्टेरॉइड। आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, ये बहुत आपका हेल्पफुल है, दैट इज E2। बढ़ता हूं मैं लास्ट हार्मोन में, दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। So next we are going to deal with the last hormone, that is your progesterone. Now progesterone का अगर मैं origin देखूं
कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ऑब्वियस है, कौन बना रहा है? ओवेरी। और ओवेरी में भी कौन बना रहा है आपका? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बना रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ या ना? ट्रिगर फैक्टर की मैं बात करूं, ट्रिगर फैक्टर कौन इसको ट्रिगर कर रहा है? तो ट्रिगर फैक्टर कौन है इसका? आपका LH। बात को समझना, LH रिलीज हो रहा है, LH के रिलीज होने के कारण ही आपका ओवुलेशन हो रहा है, तभी क्या बन रहा है? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम की वजह से क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। तो LH इज योर ट्रिगर फैक्टर। टारगेट ऑर्गन कौन सा है इसका? व्हाट इज द टारगेट ऑर्गन? टारगेट ऑर्गन कौन सा है इसका? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। वहां पे जाके क्या काम कराता है? सिक्रीशन का काम कराता है। मैंने आपको बताया था ना, सिक्रीशन का काम कौन करा रहा है? आपका प्रोजेस्टेरोन। हाँ या ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहां से मैं क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इसका मैक्सिमम लेवल, इसका मैक्सिमम लेवल। अच्छा, आपको याद हो कार्पस ल्यूटियम में मैंने बताया था कार्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम लेवल कब होता है? 22वें दिन। तो इसका भी कौन सा दिन है? तो इसका मैक्सिमम लेवल की मैं बात करूं तो आपको याद होगा कार्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम लेवल कब था? 22वें दिन। तो इसका भी कब है? 22वें दिन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम ही क्या करा रहा है? आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज करा रहा है। या 22nd डे ऑफ मेस्ट्रुएशन। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 डे ऑफ ओवुलेशन। 8 डे ऑफ ओवुलेशन। भाई 14वें दिन पे आपका क्या हो रहा है? ओवुलेशन। 14 में अगर आप 8 काउंट करो तो क्या हो जाएगा? 22वां दिन निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? फाइनली आई एम डिस्कस द फंक्शन। फंक्शन पहला, एंडोमेट्रियम में सिक्रीशन करने का काम। एंडोमेट्रियम में सिक्रीशन करने का काम। और दूसरा काम जो बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? आपका प्रोजेस्टेरोन। ये आपका क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है। तो दोस्तों, ये हमारा मेस्ट्रुअल साइकिल अब खत्म होता है। नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। अभी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक डाल रहा हूँ। जो लोग मेरे से पर्सनली जुड़ना चाह रहे हैं, पर्सनली मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो जुड़िए। और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।